हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। मैं हूं पुतुल कुमारी और आज हम इग्नू 101 भारत की इतिहास भाग 1 का बुक पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम इकाई 6 को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता भाग 2। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इकाई की रूपरेखा। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भाग 2 में कि क्या उद्देश्य इसको पढ़ने के पीछे। प्रस्तावना पढ़ेंगे एंड परिपक्व हड़प्पा सभ्यता को परिभाषित करना सीखेंगे एंड आवास के प्रारूप यानी कि सेटलमेंट पैटर्न को जानेंगे। एंड 6.4 प्रमुख स्थल, इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, जैसे सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, और राजस्थान में कालीबंगन, और हरियाणा में बनावली, गुजरात में धोलावीरा और गुजरात में लोथल। तो ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है, और हम पार्ट 1 में और गुजरात के लोथल तक पढ़ेंगे। उसके पार्ट 2 जो आएगा उसके आगे पढ़ेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उद्देश्य, सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि इस हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हड़प्पा का परिपक्व चरण और यह प्रारंभिक हड़प्पा चरण से कैसे अलग है। जो प्रारंभिक हम पढ़े थे, भाग 1 में पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता का वो कैसे निर्माण हुआ था, किस तरह से खोज हुई थी, तो वो किस प्रकार से अलग है। दूसरा पढ़ेंगे मुख्य स्थल और उनकी स्थापत्य की विशेषताएं और नगर नियोजन, जल निकासी, और जो भी नगर इसमें खोजे गए, ठीक है, कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कब इनका स्थापना हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा हम जानेंगे सिंधु लिपि और इसके बीजे लेख वाचन की समस्या, कि यहाँ पे सिंधु लिपि और इसके बीज लेखन वाचन की क्या क्या समस्याएं आई, और सिंधु सभ्यता का समाज और शिल्प, व्यापार, धर्म और अर्थव्यवस्था को जानेंगे। तो प्रस्तावना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ इसकी प्रस्तावना को देखेंगे। तो क्या प्रस्तावना है। तो फर्स्ट, इस सभ्यता से जुड़े स्थल पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इसका एक स्थल अफगानिस्तान में है। 2008 तक खोजे गए स्थलों की कुल संख्या 1022 थी, जिनमें से 616 भारत और 414 पाकिस्तान में। इस सभ्यता का अंशावित क्षेत्र 6,80,000 और 80,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में अनुमान है। इसका संयुक्त क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया में लगभग 12 गुना है। अतएव यह प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है। हम जानते हैं कि इस सभ्यता की जड़ें हड़प्पा की प्रारंभिक संस्कृति में है, जिसके बारे में आप पिछली इकाई में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण के साथ कई विशेषताओं को साझा करने के बावजूद परिपक्व हड़प्पा काफ़ी चरण कई अलग अलग संस्कृतियों के बजाय इसे विशाल क्षेत्र में फैली एक समान सभ्यता के अस्तित्व को देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, तो जब सभ्यता से जुड़े मतलब जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब टोटल 1022 नगर की खोज हुई थी, जिसमें कि 616 जो था भारत में था, और जो 414 है नगर वो पाकिस्तान में। तो ये बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से आरंभिक दूसरी सहस्त्राब्दी और तीसरी सहस्राब्दी BCE की शहर साक्षर संस्कृति का संदर्भ करता है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से प्रचलित हुआ, और ये तीसरी सभ्यता को भी शहरी साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग की संस्कृति को भी यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी खोज के प्रारंभिक वर्षों में कई पुरातात्विक और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इस सभ्यता की तुलना करने का प्रयास किया। अब पुरातत्व इसके प्रति जागरूक है कि सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया की दृष्टि की बजाय स्वतंत्र सभ्यता के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहाँ ये उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हड़प्पा सभ्यता शब्द का उल्लेख किया जाता है तो इसका तात्पर्य शहरी चरण से है। अब हड़प्पा का परिपक्व चरण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता कोई गांव नहीं है, वो एक शहर है। तो इसका तात्पर्य शहर है कि यहाँ पे सारे चीज़ की सुविधाएं थी, और मेसोपोटामिया की दृष्टि से भी हम लोग यहाँ स्वतंत्र सभ्यता के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ये थी इसकी प्रस्तावना। अब हम चलते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की परिभाषा करना। तो परिपक्व, ठीक है, तो परिपक्व क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास एक लंबी जटिल प्रक्रिया थी। इसमें 3 चरण थे। प्रारंभिक
प्रारंभिक, परिपक्व और परिवर्ती। ठीक है, इसमें 3 चरण थे। क्या क्या? प्रारंभिक, परिपक्व और परिवर्ती। प्रारंभिक चरण की पिछली इकाई में वर्णन किया गया है। यहाँ इस इकाई में हम परिपक्व चरण का अध्ययन करेंगे। हमने प्रारंभिक प्रारंभिक चरण जो था उसका हम लोग पिछले अध्याय यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसने खोज की थी। ठीक है, जिसमें राखलदास बनर्जी ने की। ठीक है, तो यहाँ पे परिपक्व हड़प्पा चरण की विशेष विशेषताओं में से एक उनकी कलाकृति और तकनीकी के पोश हेल 2003। अब हमें एक नए प्रकार के मार्तीय भांड शैली, मिट्टी की बनावट, बर्तनों के रूप और चित्रकारी मिलते हैं। यद्यपि पूर्व के साथ कुछ निरंतरताएं हो सकती है। धातु का उपयोग बढ़ रहा है और कांस्य की शुरुआत हो गई थी। नई धातु की वस्तुओं में बर्तन, कढ़ाई, तांबे की पेटियां, ब्लेड, कांटियां, उस्तरा और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। पकी हुई ईंटों की उपयोग बहुत आम है और जब अब स्थल के बीच मानवीकरण है। यहाँ पे क्या हुआ कि परिपक्व में जो था कि यहाँ पे जो भी सामान यहाँ पे खोजे गए थे वो सभी मिट्टी के बनावट थे, बर्तन थे, जिसका उपयोग यहाँ पे बढ़ते जा रहा था। ठीक है, और अन्य वस्तु भी इसमें शामिल थे, जैसे पकी हुई ईंटों का उपयोग भी बहुत था। स्थलों के बीच मानवीकरण हो रहा था। कठोर पत्थर को छेद करने की जटिल प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। मन का बनाने की विस्तार और रात ऋतुओं का व्यापक उपयोग दिखता है। इसके साथ ही सभी स्थल में लेखन का उपयोग हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ सामान को खोजा जाने लगा वैसे वैसे यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ, बढ़ते चला गया। जैसे कि यहाँ पे मन का मतलब है जेवर वगैरह बनाया जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखने और पढ़ने का भी काम होने लगा। लेखन का भी मतलब बहुत लोग लिखने में बहुत इंटरेस्टेड होने लगे और 4000 से अधिक सिंधु शिलालेख पाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चोलिस्तान में, गवेरियावाला कंच में, धोलावीरा और हरियाणा में राखीगढ़ी जैसे स्थल में बड़ी बस्तियाँ थे और जनसंख्या के समूह का प्रतीक थी। यहाँ पे जो थे जैसे मोहनजोदड़ो चोलिस्तान और गेरीवाला थे, ये सब सारे में एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, जो एक बस्ती थी जिसकी जनसंख्या जो थी उस समूह के प्रतीक मानी जाती थी। और इस चरण की मुख्य विशेषताएं इसकी एक रूपता है कि बलूचिस्तान, पंजाब, यहाँ तक कि गुजरात भी इस स्थल के समान रूप में संरचनाओं को दर्शाते हैं। सभी इमारतें में 1:2:4 के अनुपात वाली ईंटों को उपयोग करके बनाया जाता था। यहाँ पे क्या था, इसकी विशेषताएं थी कि यहाँ पे लोगों में एकता थी, सभी मिलजुल कर यहाँ रहते थे और सभी के जो ईंटा का रेशियो था वो 1:2:3 था। ठीक है, फिर आते पद्धति उपयोग में थी। मुहरों के रूपांकन में एक प्रकार का प्रतिमा विद्या प्रदर्शित होता था। लगभग सभी स्थल अभूतपूर्व नागरिक सुविधाओं का दावा कर सकते थे, जैसे कि स्नान गृह के साथ विशाल कमरे वाले घर, मजबूत सड़कें, जल निकासी की विस्तृत व्यवस्था, पानी की आपूर्ति प्रणाली। और हालांकि प्रभावशाली एकता के बावजूद कुछ स्थल नगरीय नियोजन और धार्मिक मान्यताओं में कुछ अंतर दिखाते थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों को एकीकृत किया गया था, जैसे कि मैक्सिकांस पोश हेल का अनुमान कि संक्रमण 226 से 2500 बीसी में के बीच हुआ था, लेकिन हम अभी तक उन कारकों को नहीं समझते हैं जिसके कारण यह परिवर्तन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे परिवर्तन भी हुए थे और बहुत सारे प्रभावशाली भी हुआ कि स्थल को लेकर, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्थल को भी क्या किया गया था कि एक साथ किया गया था। जैसे कि ये मैप में आप देख रहे हैं, ये अरेबियन सी है। ठीक है, समुद्र है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल जिसमें यहाँ पे स्रोत थे, ये हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे पहले का ये चित्र है। अब है आवास के प्रारूप। ठीक है, सेटलमेंट पैटर्न कैसा था यहाँ का वो देखते हैं। तो शहरी और ग्रामीण बस्तियाँ कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई थी और एक प्रकार की प्रशासनिक संगठन को इंगित करती है। यह तत्व की सिंधु सभ्यता शहरी थी स्वयं रूप से यह संकेत नहीं देती है कि उसकी सभी बस्तियाँ बड़ी और छोटी का स्वरूप शहरी था। भोजन के लिए शहर गांव पर निर्भर थे और शायद श्रम के लिए भी। शहर ने विभिन्न प्रकार के सामानों का उत्पादन किया जो कि तेज ग्रामीण शहरी संपर्क के परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव तक पहुँचे। इसके कारण पूरी सिंधु सभ्यता की संरचनाएं में एक रूपता आ गई। यहाँ पे क्या हुआ ना कि शहरी और ग्रामीण बस्तियाँ जो थी वो बहुत ही कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रशासनिक संगठन थे जिसको इंगित किया गया था। और सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी थी, इसीलिए वो अपने में ही बहुत बड़ा
संकेत नहीं देती थी। इसीलिए सभी बस्तियों को बड़ी और छोटी का स्वरूप शहरी था। मतलब कोई बड़ा है या छोटा है, लेकिन सब शहर ही जैसा था। तो यहाँ पे एक रूपता आ गई थी संरचना में। तो विभिन्न प्रकार की बस्तियाँ मौजूद थी। सबसे बड़ी बस्तियाँ मोहनजोदड़ो, जो कि 200 हेक्टेयर से अधिक थी। फिर दूसरी थी हरप्पा, ठीक है। तीसरी थी गनवेरी वाला, और चौथा में आता है राखी गढ़ी, धोलावीरा, ये सब शामिल थे। हाल ही में अवशेषण के दौरान पंजाब में कुछ बहुत बड़े स्थल प्रकाशित 1 मिनट प्रकाश में आए थे। ये मनसा जिले में धालवेना यानी 150 हेक्टर और पंडित में जिले में गुरनी कला और 144 हेक्टर थे। हसनपुर 2 लगभग 100 हेक्टर, लखमीरावाला और बलियान दा थे जो कि 100 हेक्टर में था। अब तक पंजाब में स्थित इन स्थलों की खुदाई नहीं की गई थी। बस्तियों का दूसरा पायदान मध्य आकार का है जो 10 से 15 हेक्टर तक होता है। ये है जुरीद जोदानो और काली बगन। ये 2 जगह का नाम है जिसमें कि 5 से 10 हेक्टर की सीमा में आने वाले छोटे स्थल भी हैं, जैसे कि आमरी, लोथल, चहनुदोर और रोजीर 5 हेक्टर से भी छोटी बस्तियां का अल्होनन और सुरकोटा, नागेश्वर, नौरासस, गणेश शामिल है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे जो थे जगह, वो सबको छोटी कैटेगरी में रखा गया, और जो बड़े बड़े नगर थे उसको बड़े शहरी कैटेगरी में रखा गया। लेकिन सब कुछ यहाँ पे शहरी में ही थे, कोई भी गाँव में नहीं था, ग्रामीण में नहीं आते थे। तो कुछ तरह से इस योजना को सभी बस्तियों को समान थी। बस्ती के आकार और योजना के स्तर के बीच कोई विश्वसुद्धा सह संबंध नहीं था। उदाहरण के लिए लोथल का छोटा सा स्थल ऊंचे स्तर की योजना प्रदर्शित करता है, और काली बगन हालांकि दुगुने आकार का है नहीं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग चलते प्रमुख स्थल, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या प्रमुख स्थलें हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस भाग में हम इस सभ्यता के कुछ स्थल को लेते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस चरण की मुख्य विशेषताओं में से इस संस्कृति को इसकी पर्ण एकरूपता है। सिंधु, पंजाब या राजस्थान में स्थित भवन 1:2:4 अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग करके बनाए गए थे। घर की ईंटों का आयाम 4x14x28 सेंटीमीटर थे, और शहर की दीवारों के लिए यह 10x20x40 सेंटीमीटर था। नगरीय योजना टाउन प्लानिंग से भी अधिकांश बस्तियों को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, नगर दुर्ग और निचला नगर। दोनों दीवारों से निवास को पाते थे। अधिकांश निवास जो थे कार्यस्थल, वो निचले शहर में स्थित थे, ठीक है, जो कि निचले शहर में थे। दोनों दीवारों में से निवास को पाते थे। अधिकांश निवास जो निचले शहर में स्थित थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और काली बगन जैसे कुछ स्थल में निचले शहर के कुछ दूरी पर अक्सर धोलावीरा में दोनों एक ही परिसर में स्थित थे। हड़प्पा बस्तियों की सबसे प्रभावशाली विशेषताएं में से एक उनकी जल निकासी व्यवस्था थी। यहाँ जो था हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे 2 में बांटे गए थे। एक था निचला वर्ग और दूसरा था आपका नगरीय योजना, ठीक है। तो इसमें क्या था, नगर दुर्ग में बांटे गए। तो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा शहर था, जो ज़्यादा ज़मीन में फैले हुए थे, उसको बड़ा वाला में रखा जा रहा था, और जो थे उसको निचला वर्ग में रखा जा रहा था। और यहाँ पे क्या था ना कि पानी निकासी का व्यवस्था जो था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रभावशाली था। तो हम पहले पढ़ेंगे अब इसमें कि सिंधु, ठीक है, सिंधु में मोहनजोदड़ो। तो हम पढ़ेंगे कि सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या क्या था। तो इस स्थल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। खुदाई की जाने वाली पहली बस्ती में से एक मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित था, तो पश्चिम में स्थित था, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और खुदाई की जाने में पहली बस्ती का नाम था मोहनजोदड़ो। इसका विस्तार लगभग 200 हेक्टेयर था, और स्थल में 2 टीले हैं, पश्चिम नगर दुर्ग और दूसरा पूर्वी निचला शहर। दोनों टोल एक कृत्रिम चबूतरे पर बनाए गए हैं, और इनकी किलाबंदी की गई है। इसकी आबादी लगभग 20,000 से 40,000 की आंकी गई है। जो सिंधु में जो मोहनजोदड़ो है, इसमें जो आबादी है वो 20,000 से 40,000 लोगों को आंकी गई थी। यहाँ कुछ प्रमुख इमारतें की खोज की गई थी। सबसे प्रसिद्ध संरचना जिसका महान स्नानघर, जहाँ पे स्नानघर के रूप में जाना जाता है, कि मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध को अगर खोज की गई थी तो क्या था, तो स्नानघर था, ठीक है, नहाने के लिए। और द ग्रेट पाथ, तो उसके बाद है यहाँ पे कि यहाँ लगभग 14.5, ठीक है, 14.5 मीटर लंबाई
14.5 मीटर लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर गहराई थी, ठीक है, इस स्नानघर का। और यह जिप्सम गारे यानी कि मोर्टार के में स्थापित ईंटों से बनाया है। फर्श और उसके तक जाने वाली सीढ़ियों को डामर की एक परत में प्रयोग के माध्यम से जलरोधक बनाया गया था। इसके अलावा फर्श पर दक्षिण पश्चिमी में स्थित एक छोटी सी प्रवेशिका नाली थी, जो एक निकासी नाली से जुड़ी थी। ऐसा पानी को नियमित करने के लिए किया गया था और दक्षिण की ओर जहां प्रवेश द्वार लगता था को छोड़कर सभी तरफ ईंटों का रक्त स्नानगार घिरा हुआ लगता था। स्नानगार का उद्देश्य बहस का मुद्दा है। कई लोगों के अनुसार यह अनुष्ठान प्रचालन के लिए उपयोग होता था, जबकि अन्य लोगों को सार्वजनिक ताल मानते थे। देखो, यहाँ जो स्नानगार था वो ये बहुत ही ज़्यादा विशाल था और बहुत ही यहाँ पे अच्छा भी लगता था। वो तो यहाँ पे जो उसके ईंटें थे उसको बहुत ही बड़ा बनाया जाता था, जहाँ से इसको पानी जो स्नान होकर आता था वो भी एक जगह इकट्ठा हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए ये जो था वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अब ये कि महान स्नानगार के से सटी कुछ संरचनाओं की पहचान पुरोहित परिसर और अन्य कठोर के रूप में की गई। टीले के दक्षिण किनारे पर एक चौकर संरचनाओं की व्याख्या सभी भवन के रूप में की गई, जहां निवासी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। सामान्य तौर पर पूर्वी टीले पर बने घरों के कमरों से घिरा एक आंगन है। कमरों की संख्या भिन्न दिखती है, दीवारों को मोटाई इंगित करती है। कुछ घर 2 मंजिला थे। छोटे घर कार्यशाला के रूप में भी कार्य कर सकते थे। अधिकांश घरों में शौचालय थे, जो शहर का जल निकासी प्रणाली से अच्छा तरह से जुड़े हुए थे, और पानी के लिए शहर लगभग 700 कुएं थे। अनेक घरों में निजी कुएं भी रहते थे। यहाँ पे क्या होता था ना कि स्नानघर जो थे और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जो थे बहुत महत्वपूर्ण भी होते थे। तो यहाँ पे 700 कुएं थे और वो जो थे घर के जो कुएं थे वो कुछ निजी कुएं भी थे, जो कि अपने घर से यहाँ पे घिरे हुए थे, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 700 कुएं भी होते थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा शहर। तो मोहनजोदड़ो हम जानेंगे मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा है पंजाब पाकिस्तान में हरप्पा। पंजाब जो है, पंजाब के जो पाकिस्तान में वहीं पे है हरप्पा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि यह स्थल रावी नदी के सूखे नदी वो पश्चिमी तट पे था और ये रावी नदी के सूखे नदी तल के पास स्थित है। और ये नगर दुर्ग क्षेत्र मोटी मिट्टी की ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर एक और टीला है, जिसकी विलियर ने एक अन्य कठोर के रूप में पहचान की है। केंद्रीय गलियार द्वारा अलग किए गए 2 खंड है। प्रत्येक खंड में लगभग 5 कमरे थे। आज जो दीवारें बची हैं उनमें कुछ अंतराल है। यह व्हीलर के अनुसार अनाज में को ताज़ा रखने के लिए वायु परिसंचरण प्रदान करता था। रोमन सभ्यता के अन्य भंडारों में इसी तरह के एक समान तकनीकी को अपनाया गया था। इस परिसर के दक्षिण में पकी हुई ईंटों के वृत्ताकार चबूतरों की थी और श्रृंखला की खोज की गई है। वे आज भारत में पाए जाने वाले खलिहान और थ्रेसिंग श्रृंखला की खोज की गई थी, ठीक है, जैसे घनिष्ठ मिलते जुलते हैं। जले हुए गेहूं और भूसी उत्तराल जौ दरारों में पाए गए हैं। यह इस तत्व की पुष्टि करता है कि संरचना का अन्य कठोर थी या नहीं। जैसे कि ये पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान में जो हड़प्पा थी, ये केंद्र गलियारे द्वारा अलग अलग किए गए 2 खंडों में बांटा गया था, ठीक है, जिसमें 5 कमरे हुआ करती थी। और यहाँ पे जो था यहाँ पे वृत्ताकार चबूतरे भी होया करती थी, ठीक है, जिससे मिलते जुलते रहते थे। और यहाँ गेहूँ और भूसी को उतारा जाता था। यहाँ पे ज़्यादा अनाज का ही खोज हुआ था। फिर है तीसरा राजस्थान में कालीबंगन, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगन क्या इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यह स्थल अब सूख चुकी घगर नदी के पश्चिमी स्थित है। यह घगर नदी के पश्चिम में स्थित है और यह भी पूरा सूख चुका है, ठीक है। स्थल पर पश्चिमी में एक ऊंचे नगर दुर्ग का टीला और पूर्व में एक निचला आवासीय टीला भी है। अंदर नगर दुर्ग को एक दीवार के द्वारा उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उत्तरी क्षेत्र में हमें कुछ घर और एक सड़क प्राप्त हुई है। दक्षिणी क्षेत्र में कोई आवासीय संरचना नहीं है। इसके बजाय मिट्टी
मिट्टी के ईंटों में चबूतरे एक श्रृंखला है और चबूतरों में से एक में कुछ वेदियां हैं जिनमें से राख, लकड़ी, कोयला और चिकनी मिट्टी का प्रस्ताव पट मिला है। इसके बगल में कुछ स्नान करने वाले चबूतरे हैं जो एक कड़ियादार नाले से जुड़े हैं। संपूर्ण परिसर एक बलि संबंधित पंथ के अभ्यास को संकेत देता है। हालांकि यह विवादित है और पूर्वी निचले टीले के अवशेष में भी अग्नि वेदियों की खोज की गई। कुछ घर शायद 2 मंजिला थे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। उनके पास आग की अंडाकार वेदियां भी थी और चूल्हे, बलि गत्ते यह पता नहीं लगाया जा सका था। यहाँ पे क्या हुआ था ना, काली बगन में यहाँ का जो सड़क भी प्राप्त हुई थी और प्लस में यहाँ पे जो आवासीय संरचना भी थी वो अच्छी थी और 2 मंजिला यहाँ पे घर रहती थी। यहाँ पे लकड़ी, कोयला, राख ये सब का पता लगाया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आग का पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे आग मिली थी। ठीक है, अब है हरियाणा में बनावली। ठीक है, हरियाणा में बनावली। यहाँ पे क्या हुआ कि ये सूखी गाय में यह स्थल सूखी रंगोई नदी के दाईं ओर स्थित थी और यह 9 हेक्टेयर से भी क्षेत्र में आ चुकी थी। ठीक है, और आच्छादित करने वाले आयताकार योजनाओं को दर्शाती थी। संपूर्ण स्थल किलाबंदी था। अब तक सर्वेक्षित किए गए स्थलों के विपरीत यहाँ का नगर दुर्ग व निचला शहर एक ही परिसर में स्थित है और आवास के कारण ये कुएं, नालियाँ और बहुकक्षीय घर को मुहावरे और वजनों को प्रमाण देता है कि व्यापारी के घर के रूप में पहचाना गया। यहाँ क्या हुआ, हरियाणा में बनावली जो था वो सूखी रंगोई नदी के दाईं ओर स्थित है और यह यहाँ पे 9 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित कर गया। यहाँ पे नवदुर्ग निचला शहर में इसको रखा गया था, जो कि बहुकक्षीय घर और मुहावरों को भी यहाँ पे दिया जाता था पहचान। अब है गुजरात के धोलावीरा। ठीक है, तो गुजरात का जो ये धोलावीरा, ठीक है, तो ये कच्छ के रणनीति का द्वीपीय परिस्थिति है और कई मायनों में यह स्थल हड़प्पा बस्तियों में काफ़ी अनोखा है और इसकी अवस्थिति ने शायद इसकी नगरीय योजना के कई पहलुओं को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए ईंटों के बजाय यहाँ पे इमारत मुख्य रूप से स्थानीय और उपलब्ध बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई जाती थी और उन व्यवस्थाओं में जाना जाता था जिसका संरचना के लिए बनाई गई है। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है कि ये पत्थर से बनाया जाता था, यहाँ ईंटों का यूज़ नहीं किया गया है ज़्यादा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। अब है गुजरात के लोथल। तो लोथल शहर जो है वो क्या है, ये देखिए, तो यह हड़प्पा का बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये सौराष्ट्र प्रायद्वीप का एक निचला दहान डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह माना गया है कि समुद्र एक समय में स्थल के अधिक समीप था। यह माना जाता है कि लोथल में यहाँ पे समुद्र जो था वो एक समय के नज़दीक था। और नगर दुर्ग, ठीक है, नगर दुर्ग का निचला शहर जो है वो परिसर के अंदर स्थित है। नगर दुर्ग एक इमारत से लगभग 65 पक्की मिट्टी मोहरों पर सरकंडा बने हुए रेशों और रस्सों और चटाइयों से छाप को प्राप्त किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि गोदाम या माल भरने का स्थान था। यह व्यापार इस स्थल को सक्रिय मार्गदर्शियों को दर्शाता है। इसकी शहर के पूर्व स्थित एक अन्य संरचनाओं द्वारा पुष्टि की गई जिसे बंदरगाह के रूप में पहचाना गया। यह भी एक पकाई हुई ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है। यह पानी को नियमित करने के लिए 2 प्रवेशियों का निकास नालियाँ को दर्शाता है। मंदों का उतारने में मदद के लिए पश्चिम में एक अतिरिक्त चबूतरा का निर्माण किया गया। तो हम यहाँ देखें कि लोथल जो था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस था। इसको सौराष्ट्रीय ठीक है, इसको सौराष्ट्रीय प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत फेमस भी जगह है और इसमें बहुत सारे चबूतरे भी पाए गए थे। और यहाँ पे जो निचला शहर के नाम से जाना जाता था, इसके अंदर में बहुत सारे नर्क दुर्ग स्थित थे और इमारत, चटाई ये सब यहाँ मिलते हैं। तो ये बोध प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित स्थलों को वर्तमान भौगोलिक स्थिति से मिलाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही मिला सकते हैं कि हड़प्पा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है और सूत्रगंडोर। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य स्थलों पर चर्चा करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लोथल में पाया गया ढांचा का बंदरगाह है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को आप कीजिए, आपका ये टास्क है और मैं इसका आंसर बाद में अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।